ये जो बात अभी गौतम दा ने कही है, क्या आप उनकी बात से सहमत हैं? क्योंकि पिछले दिनों जो नए उपराष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने बहुत ही गंभीर बात कही। उन्होंने कहा ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो एक तरीके से जो हमारी एक तरीके से एंटी डेमोक्रेटिक उन्होंने नाम दे दिया उन्होंने, क्योंकि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी इसमें नहीं है। तो अगर जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो इंटीग्रल पार्ट है, जिसको हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, तो हमारा ध्रुव तारा है, या जिसे कहते हैं ना उत्तर तारा है, जो बहुत ही जरूरी है, इंटीग्रल पार्ट है, उसके बारे में उपराष्ट्रपति महोदय ये कहते हैं। तो क्या आपको लगता है ये सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है दिनेश जी? आपको अपने का अनम्यूट करना पड़ेगा सर, अनम्यूट करना पड़ेगा जी। ये जाहिर है कि ये सोची समझी रणनीति के जरिए तो है ही, इसको तो नकारा नहीं जा सकता। पर जो आपके वाइस प्रेसिडेंट साहब कह रहे हैं, शायद काफी दिन से कानून और कोर्ट से बाहर रहने के बाद शायद कुछ भूल गए हैं। देखिए, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी का जो बात करते हैं लोग, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी has to be understood in the context of federal structure, which means आप स्टेट के ऊपर थोड़ा सा पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी होती है लेजिस्लेटिव फील्ड में। बट ये कहिए कि आप जब सेपरेशन ऑफ पावर में रहते हैं, 3 इक्वल ऑर्गन्स हैं, उन पे पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी का कोई वो नहीं है, ना सॉवरेनिटी का सवाल है। कारण ये है कि कल पार्लियामेंट कानून बनाता है, सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर देता है संविधान के उल्लंघन के ग्राउंड पे, तो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी कहां से आ गई? देखिए, सुप्रीमेसी जो शब्द हम लोग बड़ा कंफ्यूजन में यूज करते हैं, सॉवरेनिटी, सुप्रीमेसी, या कौन बड़ा कौन छोटा, हकीकत ये है तीनों बराबर के अंग हैं और तीनों को अधिकार दिए गए हैं, अपने अधिकार क्षेत्र में वो काम करेंगे या करते रहना चाहिए, ये सच है। अब आप जब पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की बात करते हैं, तो अब आप फिर उसको कहां तक ले जाएंगे? आप कहेंगे कि साहब सुप्रीम कोर्ट जो है किसी भी लॉ को स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकता, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ने तो वेस्टमिनिस्टर मॉडल को रेफर किया है इंग्लैंड के, तो वहां तो नहीं कर सकता। तो लिहाजा आप पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी कहां ले जा रहे हैं? दूसरी बात सबसे अहम बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान एक कोई पत्थर पे लिखी लकीर नहीं है। संविधान को आप 70 साल से ग्रो करते करते अपने तजुर्बों के बुनियाद पे, कभी कुछ खट्टे तजुर्बे, कभी कुछ तीखे, कभी अच्छे तजुर्बों के बुनियाद पे एक ढांचा बना था, उसको इवॉल्व किया है। उसमें इवॉल्व करने में 73-74 में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी लाई। ये झगड़ा सन 50 से ही चल रहा है कि पार्लियामेंट पे कोई उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट पावर पे, अमेंडमेंट की पावर पे कोई इम्प्लाइड लिमिटेशन है या नहीं है। तो वो बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली 13 जजों ने तय कर दी कि नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी जो है वो इम्प्लाइड लिमिटेशन है जी पार्लियामेंट पे, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर पे, लेजिस्लेटिव पावर नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, अमेंडिंग पावर। अब सवाल ये है कि ये सब जब एवोल्यूशन हुआ, उसके बाद फिर इंदिरा गांधी जी की सरकार में जब वो उन्होंने उनके कानून बदले और एक अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ले आए, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट की जब वैलिडिटी सवाल उठी, तो बहस सरकार की तरफ से ये हुई कि कॉन्स्टिट्यूएंट पावर जो है सुप्रीम है, सॉवरेन है, वो जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर तीनों की पावर कंबाइंड है पार्लियामेंट में। तो इससे सुप्रीम कोर्ट को और जो भी और कानूनी नेता थे, उनको ये खतरा लगा कि अगर इस तरह की चीज मान ली जाएगी तो हमारे लिए बहुत खतरनाक है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी तो पहले ही कैजुअलिटी होगा। लिहाजा उन्होंने उस पर बिल्डअप करना शुरू किया जुडिशियल इंडिपेंडेंस को लेके, और उस पर उन्होंने ये बिल्डअप किया कि भाई अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस भी जरूरी है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए। अब इस मुद्दे पे कई बार, जैसा कि लहिरी साहब ने कहा, कई बार मुद्दे में कई बार मोर्चा हो चुका है, लड़ाई हो चुकी है। 2 9 जजेस की बेंच है, एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, सबने सेटल कर दिया कि नहीं भाई, कॉलेजियम सिस्टम ठीक है।
हम ये नहीं कहते कि वो सिस्टम बेटर था जहां की कंसल्टेशन केवल था, मेयर कंसल्टेशन था, और ये सिस्टम बेहतर है जो आज कॉलेजियम वाला सिस्टम है। कौन बेटर है, सवाल ये नहीं है कौन बेटर है या कौन कायदे से चल रहा है। सवाल यहाँ पर ये है कि आते हुए खतरे को देख के जो इवॉल्व किया है संविधान में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसको देखते हुए मैं अपनी तरफ पे ये एज वकील अपने 45 साल के तजुर्बे के बेसिस पे ये कह सकता हूं कि ये सिस्टम जो कॉलेजियम का है परफेक्ट नहीं है, इससे बेटर कोई सिस्टम हो सकता है। बट स्थिति ये है कि आज का जो सिस्टम ये चाहते हैं या जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब और लॉ मिनिस्टर चाहते हैं, वो जो है वो हमारे उसके लिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए या बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी के लिए उतना माकूल नहीं है जितना कि हमारा कॉलेजियम सिस्टम है। लिहाजा चॉइस है लेसर इवल की, हमारे पास ये लेसर इवल है, वी शुड ऑप्ट फॉर इट। ये सर एक यहाँ पे मेरा सवाल ये है कि क्या जुडिशरी को टारगेट करके एक खास तरीके का नैरेटिव बनाया जा रहा है? मैं ये सवाल इसलिए सवाल कर रहा हूं क्योंकि पार्लियामेंट में भी तो डायनेस्ट कई जो है पार्लियामेंट में भी परफेक्ट नहीं है। इसमें तमाम ऐसे लोग चुनकर आ जाते हैं जिनको विशुद्ध तौर पर आप अपराधी भी कह सकते हैं, बड़े गंभीर आरोप उनके ऊपर लगे होते हैं और वो चरित्र से संबंधित आरोप भी लगे होते हैं, हत्या तक के आरोप लगे होते हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है वहां सारे भाई भतीजावाद खुला है, खुले तरीके से राजशाही उनके अंदर है। तो क्या इन राजनीतिक पार्टियों को बंद कर दिया जाए? क्या संसद को बंद कर दिया जाए? अगर बहस सुप्रीम कोर्ट के भाई भतीजावाद को लेकर है कि भाई जजेस की नियुक्ति करते हैं, कितने % जजेस जो हैं वो परिवारों से आते हैं, क्या उनका कोई आंकड़ा है या सिर्फ एक नैरेटिव गढ़ दिया गया? तो क्या ये जानबूझ के एक नैरेटिव बनाया गया सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को नुकसान पहुंचाने के लिए? ये बात आप सही कह रहे हैं। कारण ये है कि झगड़ा फिर वहीं वो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी को मारना चाहते हैं, क्योंकि वहीं से सारा कुछ प्रॉब्लम निकल रहा है। अब भाई भतीजेवाद की बात जहां तक, जैसे मैंने कहा कि ये कॉलेजियम सिस्टम कोई परफेक्ट सिस्टम नहीं है, और आखिर मैन बिहाइंड द मशीन तो है ही, तो कुछ ना कुछ एबरेशंस होंगे, वो होते हैं, हम लोग उसको टॉलरेट करते हैं। तो ये हम नकारते नहीं है कि भाई भतीजावाद नहीं है, वाद नहीं। पर मुझे ये बताइए कि अगर एक सिस्टम में अगर बाय एंड लार्ज ठीक चल रहा है और मान लीजिए थोड़े से एबरेशंस हैं, तो आप क्या चुनेंगे? आप वहां चुनेंगे जहां की एबरेशंस की भरमार है या कम से कम है। तो भाई भतीजावाद है, इसको मैं नकारता नहीं हूं, पर उसके लिए सीधे सारे सिस्टम को इतना उलट पुलट कर दो कि उसकी सारी इंडिपेंडेंस जो आजकल के समय में है वो खत्म होने लगे या वो सिस्टम ही चरमराने लगे, ये सही नहीं है। अब मुझे बताइए कि रिजिजू साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है, क्या वो संविधान के अनुकूल है? क्या वो सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा के अनुकूल है? आप कह रहे हैं कि आपने जो है लीक कर दिया सीक्रेट रिपोर्ट, तो लिहाजा मैं अपनी तरफ से ये कह सकता हूं उस बात पे, एंड आई रियली अप्रिशिएट इस बात को कि आपने जब इतना प्रेशर लगाया तो आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास क्या ऑप्शन बचा? उनके पास यही ऑप्शन बचा कि भाई आप ये कह रहे हो, अब आप देख लो किस तरह के आपने रेकमेंड किए हैं और किस तरह के रिकमेंडेशंस आपने जो है स्टॉल किए हैं और आपने जो है किस ग्राउंड पे किए हैं। अब आप इसी से अंदाज लगाइए कि आप भाई भतीजावाद के नाम पे, जो कि एक स्मॉल फ्रैक्शन है, हम मान लेते हैं है, जो कि नहीं होना चाहिए, पर उस छोटे से फ्रैक्शन के लिए आप कर क्या रहे हो ये तो आप देखिए कम से कम। और लॉ मिनिस्टर जिसने संविधान का ओथ लिया है, आज संविधान वही है जो सुप्रीम कोर्ट कहता है ना, ये तो आप कहते हो खुद ही, जहां आपको सूट करता है आप कहते हो कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, संविधान वही है। अब संविधान अगर वही है तो संविधान जो उन्होंने कह दिया उसको जब तक वो नहीं खत्म कर होता तो वही है संविधान जी। आप संविधान की ओथ लिए हुए हैं, आप होल्ड कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। आर यू अपहोल्डिंग बाय डूइंग दिस? यू आर डिमोलिशिंग द एंटायर जुडिशियल सिस्टम। बदनाम कर रहे हो आप। ये आपका स्टेटमेंट तो ऑनर नहीं कर रहा है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।